तो आज हम लोग लैंगिक जनन पढ़ने जा रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो देखते हैं लैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो देखिए लैंगिक जनन जनन की वह विधि है जिसमें मतलब दो जनन इकाइयां भाग लेती हैं, मतलब नर भी और मादा। जब किसी भी जनन में जब दो जनक भाग लेते तो वो क्या होता है, लैंगिक। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, अलैंगिक जनन भी पढ़ चुके हैं और कायक जनन भी पढ़ चुके हैं। कायक जनन में आप लोगों ने देखा कि कायक जनन में केवल किसी भी मतलब जीव के शरीर से ही क्या नया पौधा बन जाता है, इस वजह से उसको क्या बोला जाता है, कायक जनन। कारण क्या होता है, कायक का मतलब क्या होता है, शरीर होता है, और शरीर से ही जब कोई दूसरा नया जीव पैदा हो जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, कायक जनन बोला जाता है। अब देखिए लैंगिक जनन में क्या होता है, दो युग्मक बनेंगे, नर युग्मक और मादा युग्मक। तो वह जनन या वह प्रजनन जिसमें क्या नर और मादा दोनों इकाइयां भाग लेती हैं, वो कौन सा जनन कहलाता है, लैंगिक जनन। और जो सबसे विकसित प्रकार का जनन होता है वो कौन सा जनन होता है, लैंगिक जनन होता है। अगला, डीएनए की प्रतिकृति बनना जनन के लिए क्यों आवश्यक है। प्रतिकृति हम आपको पहले ही समझा चुके थे कि प्रतिकृति का मतलब क्या होता है, डुप्लीकेट होता है। और डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, सेम आकृति, मतलब हूबहू, मतलब टू कॉपी। जैसे आप फोटो कॉपी मशीन पे जाते हैं ना, तो फोटो कॉपी कराते तो वो क्या उसका डुप्लीकेट है। आप किसी भी चीज का बिल्कुल सेम अगर वो दिख रही है तो वो क्या होती है, उसका डुप्लीकेट होता है। अब क्या है, आप जानते हैं कि लैंगिक जनन में गुणसूत्रों का क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। प्रत्येक जीव में गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है, स्थिर होती है। जैसे मनुष्य में देखें तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। 46 होती है। जब नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है तो उस समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे क्या हो जाता है कि नई जो संतति कोशिका होती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या घट करके कितनी रह जाती है, 23 रह जाती है, मतलब आधी रह जाती है। इस तरह से जो आपका केंद्रक होता है उसमें क्या होता है, क्रोमेटिन धागा होता है। जब कोशिका विभाजन होता है तो वही क्रोमेटिन धागा सिकुड़ करके टूट टूट करके क्या बना लेता है, गुणसूत्र बना लेता है। और वही क्या होता है, आनुवांशिकता का आधार होता है। तो जो ये जब नई कोशिका बनती है तो वही जो मतलब क्रोमेटिन धागा है वही क्या करता है, आनुवांशिकता का भूमिका निभाता है। आनुवांशिक भूमिका का मतलब होता है कि जो जनक से नई सेल संतति उत्पन्न होगी उसमें सेम का सेम गुण उसका जाएगा। मतलब अगर वो कोई भी कोशिका की पहचान तभी होती है कि ये इस जनक से कोशिका उत्पन्न हुई, उसका मतलब सर्टिफिकेट किसके पास है, उस डीएनए के पास है। तो उसका अगर प्रतिकृति नहीं होगा तो ये पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि ये कोशिका किस कोशिका से उत्पन्न होती है। तो प्रतिकृति इसलिए ही महत्वपूर्ण होती है ताकि जो जनक से जो भी नई संतति कोशिका उत्पन्न हो रही है उसमें जो गुणसूत्र सेम आए, तब तो पता चल पाएगा कि ये कोशिका किससे उत्पन्न हुई, इसका जनक कौन सा है। तो इस वजह से क्या होता है कि जनक के समान ही संतति उत्पन्न हो, इस वजह से प्रतिकृति आवश्यक होती है। तो आपने देख लिया कि जनन में प्रतिकृति आवश्यक क्यों है, ताकि जो भी नई सेल उत्पन्न हो वो जनक के समान ही उत्पन्न हो। इस वजह से क्या हो जाता है, प्रतिकृति होना आवश्यक है। और डीएनए की ही प्रतिकृति होती है क्योंकि डीएनए ही कैसा होता है, एक मतलब पहचान पत्र होता है एक सेल का, जिसके माध्यम से उस सेल की पहचान की जाती है। अगला, लैंगिक जनन के समय गुणसूत्र की संख्या घटकर आधी रह जाती है, लेकिन फिर भी संतति में गुणसूत्र की संख्या स्थिर कैसे रहती है। आप जहाँ आप पता है आपको कि प्रत्येक जीव में गुणसूत्र की संख्या कैसी होती है, निश्चित होती है। लेकिन आप देखते हैं कि जब आपको पता है कि निषेचन में दो जीव भाग लेते हैं, लैंगिक जनन में दो जीव भाग लेते हैं, अगर इस प्रकार से देखा जाए तो दुगनी हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कारण क्या होता है कि लैंगिक जनन के समय जब लैंगिक जनन से युग्मक का निर्माण होता है, जैसे नर युग्मक और मादा युग्मक, इनके समय जब युग्मक निर्माण होता है तो गुणसूत्र की संख्या घट करके कितनी रह जाती है, आधी रह जाती है। जब गुणसूत्र की संख्या घट के आधी रह जाएगी नर युग्मक में, फिर मादा युग्मक में, तो फिर जब निषेचन होता है, निषेचन क्या होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। और जब नर और मादा युग्मक के मिलने से निषेचन होता है तो उस समय किस आकृति का निर्माण होता है, एक द्विगुणित आकृति का निर्माण होता है। द्विगुणित आकृति मतलब एक नर युग्मक का n और एक मादा युग्मक का n, इस तरह से क्या हो जाएगी आकृति 2n बन जाएगी।
और इस तरह से मतलब आधे इसके गुणसूत्र नर के और आधे मादा के गुणसूत्र, इस तरह से टोटल कितने गुणसूत्र हो जाएंगे? 46। मतलब गुणसूत्र की संख्या बढ़ेगी नहीं। इस तरह से प्रत्येक जीव में गुणसूत्रों की संख्या कैसी रहती है? स्थिर रहती है। अब देखिए नर युग्मक किसे कहते हैं और मादा युग्मक किसे कहते हैं? जब भी देखिए जब जनन इकाइयों का निर्माण होता है, जैसे नर युग्मक और मादा युग्मक, तो इसमें क्या होती है, जो भी जनन कोशिका होती है वो कुछ भोज्य पदार्थों का संग्रह करके आकार में बड़ी हो जाती है और उसमें अर्धसूत्री विभाजन से नर कोशिका से नर युग्मक और मादा कोशिका से मादा युग्मक का निर्माण होता है और उस समय उसमें गुणसूत्रों की संख्या घट करके कितनी रह जाती है? आधी रह जाती है और वे ही इकाइयां जनन में भाग लेती हैं। अब होता है पुष्पों की बात करें, लैंगिक जनन में पुष्पों की बात करें तो पुष्पों में जो लैंगिक जनन में मुख्य रूप से भूमिका निभाता है वो पुष्प होता है। पुष्प क्या है? एक लैंगिक जनन का महत्वपूर्ण भाग है जिसमें उसकी पूरी भूमिका पुष्प की ही होती है। अगर पुष्प को देखा जाए तो वो एक रूपांतरित प्ररोह है। प्ररोह का मतलब क्या होता है? जो पौधे होते हैं ना उसका जो ऊपरी भाग होता है जो बढ़ता है वो क्या कहलाता है? प्ररोह कहलाता है। और प्ररोह जब बड़ा लंबाई में वृद्धि करना बंद कर देता है तो अंततः क्या निकलता आता है? पुष्प निकल के आता है। और पुष्प में देखिए एक लिंगी भी होता है पुष्प, द्विलिंगी भी होता है। एक लिंगी का मतलब वो होता है जिसमें केवल एक ही जनन इकाइयां हो, जैसे नर अथवा मादा, तो इस तरह का पुष्प क्या हो जाएगा? एक लिंगी हो जाएगा। लेकिन अगर जिस पुष्प में दोनों इकाइयां हो, जैसे नर भी हो और मादा भी हो, तो वो क्या कहलाता है? द्विलिंगी कहलाता है। तो देखिए अब पुष्पों में अगर बात देखें पुष्पों में कितने भाग होते हैं तो पुष्पों में मुख्य रूप से पुष्प में 4 ही भाग आपको दिखाई देंगे। जैसे बाहर जब फूल फूला नहीं होता तो आपको पता है कि मतलब एक हरे कवर से ढका होता है, ढका होता है कि नहीं? तो वो क्या होता है? बाह्य दलपुंज होता है। बाहर है तो बाह्य दलपुंज होगा। फिर उसके अंदर जो कलरफुल होती है जो पंखुड़ियां जिनको हम बोलते हैं वो क्या कहलाता है? दलपुंज कहलाता है। फिर उसके अंदर 2 जनन इकाइयां होंगी। अगर वो पुष्प कैसा होगा? आपका द्विलिंगी ये होगा तो उसमें क्या होगा? जनन इकाइयां दिखाई देंगी। आपको नर दिखाई देगी और मादा इकाई दिखाई देगी। तो नर इकाई कहलाती है आपकी पुंकेसर और मादा इकाई क्या कहलाती है? स्त्रीकेसर। तो एक मतलब जो पुष्प होता है वो अपने आप में पूरी तरह से पूर्ण होता है, नर इकाई और मादा इकाई के मिलकर के। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि मतलब पुष्प के मुख्य रूप से 4 ही भाग हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज और मतलब पुंकेसर और स्त्रीकेसर, जिसमें से बाह्य दलपुंज और दलपुंज का वैसे ज्यादा कोई काम नहीं है, इस वजह से इनको क्या बोला जाता है? सहायक अंग बोला जाता है। और जो मतलब पुंकेसर है और जो आपका स्त्रीकेसर है ये जनन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इस वजह से इनको क्या बोला जाता है? मुख्य सहायक अंग बोला जाता है। ये ही जनन में भूमिका निभाते हैं। अब देखिए अगला क्या है? परागण। मार्कर कहाँ है? तो देखिए परागण में क्या होता है? परागण में परागण परागण में देखिए आप जैसे यहाँ पर ये आपने नर मान लिया, ये नर पुष्प है, या इसी में मान लीजिए नर है, ये नर है इकाई और ये इसके अंदर क्या होती है? मादा इकाई होती है। या फिर ऐसा देखिए दूसरा प्लांट भी आप देख लीजिए, ये इसमें भी पुष्प लगे हुए हैं तो इसमें भी नर है और इसमें भी नर है, इसके अंदर मादा इकाई होती है। तो अगर इसका कोई भी पुष्प से पुंकेसर से निकलते हैं परागकण, पुंकेसर से क्या निकलते हैं? परागकण। और ये अगर क्या उसी पुष्प पर भी गिर सकते हैं, उसी पौधे के पुष्प पर भी गिर सकते हैं, उसी पुष्प पर भी गिर सकते हैं, या फिर मतलब दूसरे पुष्प पर भी जा सकते हैं। अगर आपका एक प्लांट का अगर पुंकेसर से निकले हुए परागकण है अगर उसी पुष्प पर गिर जाते हैं या उसी पौधे के पुष्प पर गिर जाते हैं तो क्या हो जाएगा? वो स्वपरागण हो जाएगा। और अगर एक पौधे में नर के पुंकेसर अगर दूसरे पौधे के मादा के वर्तिकाग्र पर पहुंचते तो वो क्या हो जाएगा? आपका पर परागण हो जाएगा। आपको पता होगा कि इसमें आपको ये पहले भी डायग्राम बना चुके हैं कि ये वाला भाग क्या होता है? ये वर्तिकाग्र होता है, ये वाला क्या होता है? वर्तिकाग्र होता है।
ये वाला कीपनुमा भाग होता है, वर्तिका होता है, और ये क्या होता है आपका अंडाशय होता है, ये अंडाशय होता है। यहाँ पर ही जो यहाँ से जो निकलेंगे पुंकेसर, इस तरह से आपको पुंकेसर की इकाई देखने को मिलेगी, इस तरह से ये पुंकेसर इकाई। इसमें देखिए क्या होते हैं, पराग कण होते हैं, ये गोल क्या होते हैं, पराग कण होते हैं, और ये यहाँ पर, यहाँ से अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो इस क्रिया को ही क्या बोलते हैं, परागण बोलते हैं। तो आप समझ चुके कि परागण कोई बड़ी चीज है नहीं है, केवल जो नर इकाई है, नर इकाई का मुख्य रूप आगे क्या होता है, जैसे नर युग्मक, नर युग्मक इसमें क्या है, परागकण। परागकण और परागण शब्द दोनों अलग अलग हैं। परागकण क्या है, एक नर जनन इकाई का एक भाग है, जिससे क्या हो जाता है कि जो परागकण है मादा के कहाँ पर आएगा, वर्तिकाग्र पर आएगा। वर्तिकाग्र चूंकि कैसा होता है, एक चिकना चिपचिपा भाग होता है, तो परागकण जब वहां पर आते हैं तो वहां पर क्या हो जाते, वहां पर अगर आ गए तो इस घटना को क्या बोला जाता है, परागण। मतलब पराग कणों का पुंकेसर से निकलकर वो कहाँ पर आ जाना, वर्तिका पर आ जाना, क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र पर आ जाना क्या कहलाता है आपका, परागण। अगर उसी पौधे के पुष्प पर या उसी पुष्प के मतलब भाग पर अगर गिरते हैं तो ये हो जाएगा स्वपरागण। अगर प्लांट दूसरा है तो ये क्या हो जाएगा आपका, परपरागण हो जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे कि अगर इसी का इसी पर गिरे, अगर स्वपरागण की घटना होगी तो बताइए माध्यम की जरूरत पड़ेगी क्या, माध्यम की कोई जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो ऊपर से वहीं पर गिर जाएंगे। और अगर आप जैसे नीचे भी देखेंगे आप तो ऊपर से थोड़े नीचे ही आएंगे, हवा के माध्यम से अगर यहाँ से यहाँ जा रहे तो ये क्या हो जाएगा, परपरागण होगा। जब भी किसी मतलब परागण माध्यम की जरूरत होती है तो वो परपरागण ही होता है। जैसे जल परागण द्वारा भी होता है, वायु परागण के द्वारा भी होता है, आपका पक्षियों के द्वारा भी होता है, आपका मतलब और भी छोटे मोटे कीटों के द्वारा होता है, चमगादड़ के द्वारा होता है। ये बहुत सारे मतलब कई प्रकार के आपके परागण हैं जो पर परागण के प्रकार होते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि जब अब आता है इसमें निषेचन, तो जब आपका ये जो परागकण अब कहाँ पर आ जाता है, वर्तिकाग्र पर आ जाता है। वर्तिकाग्र पर जब परागण आ जाता है परागकण, तो फिर उसमें क्या होता है, अंकुरण होता है, और उसकी क्या निकलती है, आपकी नलिका निकलती है, और वो जाकर के यहाँ पर जो आपका अंडाशय, इसमें क्या होता है, बीजांड होता है, और उसमें यहाँ पर एक वो होता है एग, इसको क्या होता है, एग। और ये जो यहाँ से इसकी जो पराग नलिका निकलेगी वो इसको क्या कर देगी, फ्यूज कर देगी। तो यहाँ पर कौन सी घटना घट जाएगी, परागण वाली, सॉरी निषेचन वाली। कौन सी घटना घट जाएगी, निषेचन वाली। इस तरह से एक मतलब इसका एन और एक इसका एन, इस तरह से कौन सी द्विगुणित इकाई 2n का निर्माण हो जाएगा, और इस तरह से जायगोट का निर्माण हो जाएगा। तो निषेचन के बाद किस चीज का निर्माण होता है, जायगोट का निर्माण होता है, जो कैसा होता है, द्विगुणित होता है। लेकिन नर युग्मक और मादा युग्मक कैसे होते हैं, आगुणित होते हैं। आगुणित का मतलब एक है, समझ रहे हैं। तो इस तरह से क्या हो जाता है, जायगोट का निर्माण हो जाता है। जायगोट से आगे चल करके भ्रूण का निर्माण हो जाता है, और आगे चल करके इस तरह से बीज का निर्माण हो जाता है। अब देखिए अंकुरण क्या होता है कि जब आपका बीज है, जब बीज है तो जब अनुकूल परिस्थितियों में, अनुकूल परिस्थितियों का मतलब है जब उसको उतना टेम्परेचर, उतना नमी और उसमें रखा जाता है, तो वो क्या हो जाता है, एक नवोद्भेद उत्पन्न कर देता है। नवोद्भेद मतलब नए अंकुरण को उत्पन्न कर देता है, मतलब पीक आ जाती है उसमें, तो उस घटना को क्या बोला जाता है, अंकुरण बोला जाता है। और अंकुरण के बाद फिर क्या हो जाता है, नया पौधा बन जाता है। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि पौधों में किस तरह से एक पौधा शुरुआत से मतलब बीज बोया जाता है, और किस तरह से धीरे धीरे बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद ऊपर प्ररोह के माध्यम से क्या करता है, वृद्धि करता है। वृद्धि करने के बाद उसमें पुष्प खिलते हैं। पुष्प में आप देखेंगे 4 भाग होते हैं, बाह्यदलपुंज, दलपुंज और आपका पुंकेसर और स्त्री केसर। और किस तरह से बाद में जब निषेचन, परागण की घटना होती है, परागण के बाद निषेचन होता है, निषेचन के बाद आपका जायगोट निर्माण होता है, जायगोट से आपका भ्रूण बनता है, अंततः बीज का निर्माण हो जाता है। इस तरह से पूरा मतलब प्लांट में लैंगिक जनन का घटना को स्पष्ट रूप से समझाया गया है।